हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक कोलाद। हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 7 के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। ऑलमोस्ट हम इस सीरीज को फिनिश करने के ऊपर आ चुके हैं। लेसन नंबर 7 हमारे पास है क्या? फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया, ठीक है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन क्या होता है ना। मतलब इस चैप्टर का टॉपिक है आज का 15th फाइनेंस कमीशन। तो अब तक हम 14th फाइनेंस कमीशन तक स्टडी कर चुके हैं। पहले 13 मैंने रैंडमली ऐसे ही बढ़ा दिए थे, ठीक है। फिर मैंने 14th फाइनेंस कमीशन के ऊपर एक सिंगल वीडियो बनाई और ऐसे ही 15th फाइनेंस कमीशन को भी एक सिंगल वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये दोनों कमीशंस हाईली इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836336 पे व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो पहले समझते हैं 15th फाइनेंस कमीशन का काम क्या है और इसमें कौन कौन से लोग हैं। तो 15th फाइनेंस कमीशन वाज कंस्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 27 नवंबर 2017। तो इसे जो है ना कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? 27 नवंबर 2017 विद अ मैंडेट टू रिकमेंड डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। जहां पे इसका मेन पर्पस ये था कि डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस किस प्रकार से होगा, और वो भी हम समझेंगे आखिरी वीडियो के आखिरी पार्ट में, है ना, कि किस तरीके से डिवोल्यूशन होता है, कौन कौन से क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट होते हैं डिवोल्यूशन के लिए। तो इसको मेन इसीलिए लेके आया गया था कि डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस एंड अदर फिजिकल रिसोर्सेज टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द पीरियड ऑफ 2020 से 21, 24 से 25 तक कैसे हो। इसका मतलब जो भी टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया है तो वो स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से एलोकेट किया जाना चाहिए, वही टैक्स यूनियन टेरिटरी में कैसे जो है वो प्रोवाइड करना है, वो सब जो है ना वो कहीं ना कहीं डिस्कस करना था मैं इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। ये काम था हमारे पास यहाँ पे किसका? फाइनेंस कमीशन का, वो भी 15th फाइनेंस कमीशन का। इट प्लेड अ क्रूशियल रोल इन डिटरमाइनिंग द शेयरिंग ऑफ टैक्स रिवेन्यू। और यही नहीं, ये एक रोल प्ले करता है कि भाई टैक्स रिवेन्यू जो है वो किस तरीके से शेयर होगा एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ग्रांट्स इन एड। और अगर कोई भी स्पेशल ग्रांट्स या फिर फंड प्रोवाइड किया जाता है स्टेट्स को तो वो किस प्रकार से किया जाएगा टू द स्टेट्स फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम 2020 से 2025, इस पीरियड तक। तो ये तो हो गई सिर्फ एक बात की फाइनेंस कमीशन को मेन किस लिए लेके आया गया था, ठीक है, वो हमने डिस्कस कर लिया अब यहाँ पे, ठीक है। अब समझते हैं कुछ की डिटेल्स के बारे में, की डिटेल्स एंड रिकमेंडेशंस ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। तो ये समझना शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है? कंपोजिशन का। पहला पॉइंट किस चीज़ का आया? कंपोजिशन किस तरीके से होती है फाइनेंस कमीशन की। तो द 15th फाइनेंस कमीशन वाज हेडेड बाय फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एन.के. सिंह। तो इनको किसने बनाया था? फॉर्मर ब्यूरोक्रेट एन.के. सिंह ने, ठीक है। वो इसके क्या थे? हेड थे, एक तरह से आप बोलते, इस कमेटी के हेड थे। इट कंसिस्टेड ऑफ 4 अदर मेंबर्स। इसके अलावा इनके 4 मेंबर्स और थे 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर। वर एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स, जो एक्सपर्ट है या तो इकोनॉमिक्स के फील्ड के, फाइनेंस के फील्ड के और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड के। सेम ऐसे ही जैसे कि 14th सेंचुरी में हुआ, सॉरी 14th सेंचुरी बोल रहा हूँ, 14th फाइनेंस कमीशन में हुआ था। आज लगता है, हाँ ठीक है, चलो 14th फाइनेंस कमीशन के अंदर हुआ था। अब आगे समझते हैं। तो ये तो हमने बात कर ली कि भाई कंपोजिशन किस तरीके से हुआ, 15th फाइनेंस कमीशन क्या करने के लिए बनाया गया था, कि क्या क्या चीज़ें थी वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अब समझते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस, यानी कि कौन कौन सी बेसिक चीज़ें जो हैं जो कहीं ना कहीं कवर की जानी थी 15th फाइनेंस कमीशन के अंदर, वो भी देख लेते हैं। तो कमीशंस प्राइमरी मैंडेट वाज टू मेक रिकमेंडेशन। तो जो कमीशन है उसका प्राइमरी मैंडेट क्या था? कि भाई रिकमेंडेशंस बनाएगा ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रिवेन्यू, कि टैक्स रिवेन्यू किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा, किनके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में, यानी कि शेयर क्या रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन का। इट ऑल्सो एग्जामिन्ड द नीड्स ऑफ रिसोर्सेज। और यही नहीं, इसका एक काम और था कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन तो करेंगे पर आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि स्टेट्स को किस किस तरह के रिसोर्सेज की नीड है, यानी कि स्टेट्स को किस किस तरह के रिसोर्सेज चाहिए, वो भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड सजेस्टेड मेजर्स टू इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी। और यही नहीं, कौन कौन से ऐसे मेजर हैं टू इम्प्रूव फिजिकल स्टेबिलिटी जिसके जरिए हम कहीं ना कहीं फिजिकल स्टेबिलिटी बनाए रख सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक इकोनॉमी के अंदर, एक स्टेट के अंदर बनाए रख सकते हैं।
क्योंकि फाइनेंशियल अगर अनस्टेबल हो गई कोई भी इकोनॉमी तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। तो इसलिए फिजिकल स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्ट्रेंथन फिजिकल फेडरलिज्म, और यही नहीं हम स्ट्रेंथन करने की बात करते हैं फिजिकल फेडरलिज्म को, ठीक है, एंड एड्रेस रीजनल इम्बैलेंसेस, और यही नहीं हम एड्रेस करेंगे किसको, रीजनल इम्बैलेंसेस को, ठीक है, यानी कि जो भी रीजनल इम्बैलेंसेस आ सकते हैं, कोई किसी तरीके की कोई दिक्कत आएगी तो उसको हम यहाँ पे एड्रेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आगे समझते हैं। अब कुछ पार्ट क्या आता है रिकमेंडेशन का। अब रिकमेंडेशन में कौन कौन सी रिकमेंडेशन है वो समझते हैं एक एक करके। पहला क्या आता है, टैक्स रिवेन्यू शेयरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जिसके लिए फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाया जाता है ना, कि जो टैक्स है वो किस तरीके से शेयर होगा, किनके बीच में, सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की पहले हमें ज़रूरतों का पता लगाना होगा कि कौन सी स्टेट अंडर डेवलप है, कौन सी वेल डेवलप है, कौन सी डेवलपिंग स्टेज में है, कहाँ पे कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत है, कहाँ पे कौन सेक्टर ग्रो कर रहा है, कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ ज़्यादा है, कहाँ पे इंडस्ट्री ग्रोथ करवानी है, ठीक है, कहाँ पे सर्विस सेक्टर ग्रो करवाना है। इन सारी बातों पर ध्यान देने के बाद तब कहीं जाके फंड एलोकेट किया जाता है। तो इसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, टैक्स रिवेन्यू शेयरिंग, कि टैक्स का पैसा वो किसके पास जाएगा, सेंट्रल से जाएगा किसके पास, स्टेट्स के पास, ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके उस पैसे से। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, अच्छा हाँ, एक पॉइंट होता है टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग में भी कि स्पेशल ग्रांट्स वगैरह भी दी जाती हैं, ग्रांट्स वगैरह दी जाती हैं स्टेट्स को, ताकि अगर किसी भी स्टेट को कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, जैसे सपोज करो कहीं पे एजुकेशन की लैक है, उन्हें अपना एजुकेशन सिस्टम अच्छा करना है, हो सकता है बहुत सी स्टेट्स ऐसी भी हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज बिल्कुल भी नहीं है, उन्हें इंडस्ट्रीज पर फोकस करना है, बहुत सी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे सर्विस सेक्टर बिल्कुल भी नहीं है या फिर टेक की डेवलपमेंट करनी है तो वहाँ पे फोकस करना चाहते हैं। तो इन सब कामों के लिए स्पेशल फंड चाहिए होता है। तो सेंट्रल जो है ऐसे केसेस में, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे केसेस में स्पेशल फंड, ठीक है, अलॉट कर सकता है, ग्रांट अलॉट कर सकता है, ताकि वो अपनी उन नीड्स को, उन स्पेशल नीड्स को फुलफिल कर पाए। अगला पॉइंट क्या आता है, पॉपुलेशन क्राइटेरिया। यहाँ पे पॉपुलेटिंग छोड़ते हैं, पॉपुलेशन लिखते हैं, है ना, पॉपुलेशन क्राइटेरिया। अब पॉपुलेशन क्राइटेरिया का सिंपल मतलब क्या है कि भाई अब पैसा बांटोगे तो किसके हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अब यूँ तो नहीं है कि भाई हमारे देश में इतने सारे स्टेट्स हैं, सबको सेम पैसा प्रोवाइड कर देंगे, कि भाई गोवा जो है वो छोटा सा स्टेट है, उसको भी सेम पैसा प्रोवाइड कर दिया, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट है यूपी, उसको भी सेम पैसा प्रोवाइड कर दिया। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि भाई हम पैसा बांटेंगे लोगों के हिसाब से, जहाँ पे जितने लोग वहाँ पे उतनी रिसोर्सेज की जरूरत, तो वहाँ पे उतना ही फंड प्रोवाइड करना पड़ेगा। जहाँ पे जितने कम लोग वहाँ पे उतना ही कम फंड पे काम कर पाए। एक तो ये तरीका होता है डिस्ट्रीब्यूशन का। दूसरा तरीका होता है ग्रोथ के हिसाब से। जहाँ पे ग्रोथ सबसे कम हुई है, यानी कि जो बिल्कुल एक कहते हैं जहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल गिरी हुई है, जहाँ पे बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं या फिर इलिटरेट पीपल्स हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है, तो उन लोगों की ग्रोथ पर ध्यान देना है। तो ऐसे केसेस में वहाँ पे फंड भी ज़्यादा लगता है। तो यानी कि पहले हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस इलाके को कितना फंड एलोकेट करना है और वो किस तरीके से करना है, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके बेस पे हम उन्हें वो फंड एलोकेट करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन क्राइटेरिया उनमें से एक क्राइटेरिया होता है, ठीक है, कि जहां पर जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी वहां पर उतना ज्यादा फंड अलॉट किया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि किसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी है। मान लो कुछ स्टेट्स अपने आसपास अपना परफॉर्मेंस जो है वो अच्छे तरीके से दे पा रहे हैं, यानी कि वेल परफॉर्म्ड है, ठीक है, अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, एजुकेशन लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्थ केयर अच्छा प्रोवाइड कर रखा है, सैनिटेशन है ना वो भी अच्छे से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में उनकी परफॉर्मेंस देखते हुए उन्हें और ज़्यादा फंड अलॉट किया जाता है ताकि वो और तेज़ी से ग्रो करें, ठीक है। तो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी फंड अलॉट किए जाते हैं। या फिर अब ये भी कह सकते हो कि जो वीक स्टेट्स हैं, है ना, जहाँ पे लिटरेसी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, या फिर फाइनेंशियली वीक है, या फिर कोई सेक्टर जो ऐसा है जैसे फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री की ग्रोथ नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं कर रखा, सर्विस सेक्टर की ग्रोथ नहीं हो रखी, तो ऐसे केसेस में भी जो है ना उन्हें ज़्यादा फंड की जरूरत पड़ती है। तो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बिल्कुल ध्यान में रखती है कि भाई इनको ज़्यादा फंड देना है, ज़्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है ताकि ये भी ग्रो कर पाए बाकी स्टेट्स की तरह। तो ये तो हो गया तीसरा पॉइंट, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। इसके बाद क्या आता है हमारा यहाँ पे, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। इस केस के हिसाब से भी कहीं ना कहीं उन्हें पैसा लौट के आता है, यानी कि बहुत सी हम देखते हैं
स्टेट्स ऐसी भी है जहाँ पे जंगल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, या फिर इकोलॉजी काफ़ी अच्छी है, तो उनकी वो जो नेचुरल हैबिटेंट्स हैं, यानी उनकी जो नेचुरल जो प्लेसेस हैं, उनको बचाए रखने के लिए भी गवर्नमेंट अलग से पैसा खर्च करती है, ताकि जो भी वहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट है वो हार्म नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन नहीं आना चाहिए वहाँ के। जैसे सपोज करो कि भाई, जैसे मैं एग्जाम्पल की बात करते हैं, यूपी में ताजमहल है ना। अब ताजमहल एक इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्लेस है, और हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से ताजमहल जो है वो पीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि बार बार एसिड रेन की वजह से ताजमहल का कलर जो है वो खराब होता जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज बनाए कि भाई ताजमहल का पोल्यूशन कम से कम होना चाहिए, ताकि जो भी लोग वहाँ पर जाना चाहते हैं वो जाएं, उन्हें अच्छा लगे वहाँ पे जाने में, यानी कि वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बेहतर होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से टूरिज्म का बिजनेस डेवलप हो रहा है यूपी के अंदर, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जहाँ पे फॉरेस्ट, इकोलॉजी या फिर टूरिज्म प्लेसेस जिनको हम बोलते हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए भी गवर्नमेंट स्पेशल खर्चा करती है, स्पेशल फंड अलॉट करती है। इसके अलावा क्या आता है हमारे पास, हमें फिफ्थ पॉइंट में क्या आता है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स, यानी कि जो लोग टैक्स या फिर फाइनेंशियल एफर्ट मार रहे हैं, यानी कि अपने रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और सिर्फ टैक्स रिवेन्यू कलेक्ट ही नहीं कर रहे, उसे खर्च भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन भी प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं। ऐसे केसेस में गवर्नमेंट उनका सपोर्ट करती है, ठीक है, उनके एफर्ट्स की कदर करती है, और उन्हें और ज़्यादा पैसा प्रोवाइड करती है ताकि वो और तेज़ी से ग्रो कर पाए, ठीक है। यानी कि इससे दिखता है कि वो स्टेट अपने पैसों का मिसयूज नहीं कर रहा, सारा का सारा फंड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अलॉट कर रही है वो उसे अच्छे कामों में खर्च कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। अब कुछ पॉइंट ये है, क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन। अब क्राइटेरिया फॉर डिवोल्यूशन में कि टैक्स जो है वो किस तरीके से गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिफरेंट लोगों में। पहला, इनकम डिस्टेंस के हिसाब से, वही बात है ना, रिसोर्सेज के हिसाब से। अब जो स्टेट्स पहले ही अमीर हैं, उनके पास पहले ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, उनके पास सारे जो सेक्टर हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, इंडस्ट्रीज हो गई, सर्विस सेक्टर हो गया, उनकी ग्रोथ ऑलरेडी वहाँ पे हो रखी है, तो उन्हें कोई जरूरत नहीं है इतने ज़्यादा पैसों की। तो इनकम पे भी डिपेंड करता है कि इनकम जो है वो लोगों की वहाँ पे कैसी है। अगर उनका लिविंग स्टैंडर्ड पहले से अच्छा है कुछ स्टेट्स का, तो उन्हें इतने फंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो कम से कम फंड में भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उन्हें अलॉट करती है तो उनमें भी उसका काम चल जाएगा। लेकिन कोई एक ऐसी स्टेट है जो बहुत पुअर स्टेट से गुजर रही है, जहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है, हेल्थ प्रॉपर नहीं है, एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा खर्चा करने की कोशिश करती है ना। ये वही बात है कि भाई आप जनरली देखा होगा, एक फैमिली के अंदर भी पेरेंट्स का मेनली फोकस उस बच्चे पे होता है जो बच्चा क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वीक होता है, या तो फिजिकली या मेंटली, है ना, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा प्यार उसे ही करती है, क्योंकि जनरली में देखते हैं कि मम्मियों को भी पता होता है, पेरेंट्स को भी पता होता है कि भाई जो बच्चा बेहतर कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, वो कुछ ना कुछ कर लेगा अपनी ज़िंदगी में। लेकिन ध्यान किस पे किया जाता है, जो थोड़ा सा नटखट टाइप का बच्चा, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है घर वालों का, है ना। क्योंकि और सुनने हमेशा किसको मिलती है, समझदार बच्चों को। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो समझदार है वो समझेगा, और अगर इसको हमने इस तरीके से समझाना चालू कर दिया, मारना पीटना चालू कर दिया, डांटना चालू कर दिया, तो ये पहले से ही शैतान है और ज़्यादा क्या हो जाएगा, बदमाश होता चला जाएगा, है ना। तो वो चीज़ें हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, पॉपुलेशन। मतलब घर वाले ऐसे बच्चों को डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करते। ऐसा ही सेम स्टेट्स के लेवल पे गवर्नमेंट भी करती है, जो स्टेट वीक है उन्हें क्रिटिसाइज करने की बजाय उन्हें उठाने की कोशिश करती है। फिर क्या आता है, पॉपुलेशन के बेस पे ऊपर बात कर चुका हूँ मैं कि भाई पॉपुलेशन एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया आता है कि जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जैसे कि हम यहाँ पे 2011 के सेंसस की बात करते हैं कि भाई जहाँ पे जिस स्टेट में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, ठीक है, वहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च होगा क्योंकि लोग ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज दिए जाते हैं, ज़्यादा फंड अलॉट किया जाता है। और जहाँ पे कम लोग हैं वहाँ पे कम फंड अलॉट होता है। इसके अलावा एरिया पे भी डिपेंड करता है। अब भाई मान लो किसी का एरिया बहुत ज़्यादा है, तो भाई एरिया के अंदर तो रिसोर्सेज भी डेवलप करने पड़ेंगे, तो रिसोर्सेज और ज़्यादा चाहिए होंगे। लेकिन मान लो जहाँ पे एरिया कम है तो वहाँ पे कम रिसोर्सेज चाहिए। फिर क्या आता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, ऊपर बात कर चुका हूँ इस पॉइंट के अंदर में कि जहाँ पे फॉरेस्ट या फिर नेचुरल एनवायरनमेंट ज़्यादा है तो उसे साफ रखने के लिए भी गवर्नमेंट अलग से खर्चा करती है। या फिर मान लो कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे जो सिर्फ चली रही हैं टूरिज्म के लिए, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट और ज़्यादा खर्चा करती है ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या हो, अट्रैक्ट हो, ताकि वहाँ का बिजनेस चलता रहे। क्योंकि जनरली हम बात करते हैं 3 सेक्टर्स की, एग्रीकल्चर की बात कर लेते हैं, हम सर्विस की बात कर लेते हैं, या फिर इंडस्ट्रीज़ की बात कर लेते हैं। लेकिन बहुत सी स्टेट्स इंडिया के अंदर ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंडेंट है, टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, वहाँ पर और कोई जरिया नहीं है पैसे कमाने का।
फिर क्या आता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस अगर वीक है तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा गवर्नमेंट को ताकि वो भी जो स्टेट्स हैं वो ग्रो कर पाएँ। अगर परफॉर्मेंस पहले ही कैसी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ पे कम पैसा एलोकेट करके भी गवर्नमेंट उनका ध्यान रख सकती है। तो ये हो गया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। और फिर आता है टैक्स एफर्ट, वो किस तरीके से कर रही हैं, ठीक है, क्या वो अपने टैक्स को प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लेके आ रहे हैं, नहीं लेके आ रहे, और जो भी रिवेन्यू कलेक्ट किया हुआ है क्या उस पर वो और एफर्ट डाल रहे हैं कि टैक्स के ऊपर जो है हमें जो है और टैक्स कलेक्ट करना चाहिए या फिर और ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट करना चाहिए सिर्फ टैक्स को कलेक्ट करके। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि टैक्स एफर्ट मार रही है स्टेट। ठीक है, टैक्स एफर्ट भी मार रही है, उस टैक्स को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज भी कर रही है, और यही नहीं जो भी टैक्स कलेक्ट किया गया है, ठीक है, उसे ध्यान से खर्च कर रही है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन, उसका कंट्रोल भी कर पा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहां पे हमने ये डिस्कस किया कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है वो किस तरीके से काम करता है, या फिर किस तरीके से यहाँ पे जो है इसके रोल है इंडिया की इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे इस टॉपिक के बचे हुए कुछ टॉपिक्स में। बाकी फाइनेंस कमीशन की जो सारे टाइप थे सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जितने भी फाइनेंस कमीशन आए, खासकर जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे 14th और 15th, उसको मैंने डीप में समझाया है अलग अलग वीडियो बना के। ठीक है, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, कुछ टॉपिक्स बाकी हैं उसको कवर करते चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, और चैप्टर ही नहीं सीरीज भी खत्म हो जाएगी। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। नोट्स के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। और मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ। अब जिसको जो उतारना है वो उतार ले।